severed all ties with my family, and I don't want anything to do with them. I don't have anything to do with them. They have been uh, torturing me for years, and I was taking what was just coming to me. As you all know, everyone knows that a court battle was fought, which I won in the year 2008, 16th Feb, to be precise. And well, life has been a hell since 2005, because that was the time when my brother, forcefully got me and kept me under house arrest and gave me false medications. So all that I have been through. Well, I will at Cozy Nursing Clinic, I was shot and put over there for 19 days. Any of the details, Banjara Sahab will share with you. This is Mr. Banjara Sahab. He is my lawyer and my father's friend and advocate. Mr. Banjara Sahab will. I was looking after that case right from 2008, and being a father friend, he requested me to appear in that case and fight for the custody, because Amir Khan Amir was asking his custody, and we were fighting that case for practically about 12 years. 12 years. 5 months. 5 months. 5 months. 5 months. And then finally the custody was given to Tahir Hussain Saab, and then afterward court has allowed the custody to Tahir Hussain Saab, and then afterward he requested that you should go and take the certificate from the JJ hospital. And even JJ hospital also, Mr. Faisal Khan was for 21 days. Around 21 days. And thereafter, from JJ hospital also, the clean sheet has been given, and that he is not suffering from schizophrenia. That is the only thing was there, and that was their case only. That he is mad, he is not keeping well, and that's why he has been locked up in Cozy home for a long time. Cozy Nursing Home. Cozy Nursing Home. That was the But इससे पहले arrest case. इससे पहले जो हुआ था ना, जो मुझे आमिर ने फोर्सफुली मेडिकेशंस दिए 2005 में, और जब आपके आने से पहले भी, आप तो 2008 में अब्बाजान के साथ आए थे कोर्ट में, तो वो आपने कहा, लेकिन उससे पहले जो मेरे साथ हुआ था, मेरा जो फैमिली ने गलत मेडिकेशन दिया, मुझे टॉर्चर किया, कोजी नर्सिंग होम में बंद किया, डॉक्टर हरीश शेट्टी ने वहाँ मुझे एग्जामिन किया, और उनका पहला लाइन था डॉक्टर हरीश शेट्टी का कि इसकी गुर्मी निकालनी है. नाउ गुर्मी इज अ मराठी स्लैंग, and that means कि डॉक्टर हरीश शेट्टी wanted to remove my pride, remove my ego, and मुझे शॉक हुआ कि कोई डॉक्टर ऐसा बोल सकता है. And from then on I knew कि ये मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है. और मेरी बहन इज्जत हेगड़े, संतोष हेगड़े और मेरे अंकल इम्तियाज, वो उस वक्त वहाँ डॉक्टर के सामने थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं. डॉक्टर को क्या आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और फर्स्ट ऑफ ऑल आमिर ने भी आके मुझे गलत तरीके से पकड़ा, और पुलिस के साथ आए थे आमिर 2005 में मेरे घर पे, जो उनका ही घर है असल में, बेला विस्टा में. और उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम नहीं चलोगे साइकियाट्रिस्ट के पास, तो तुमको दूसरे रूम में डॉक्टर है, वो तुम्हें इंजेक्शन देगा, तुम्हें अनकॉन्शियस करेगा और तुमको जबरदस्ती लेके जाया जाए मेंटल इवैल्यूएशन कराने के लिए. तो मैं तो शॉक में भी था, और मैंने आमिर को उस वक्त बोला कि ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुमको मेंटल इवैल्यूएशन करना ही था तो मुझे ऐसे ही बोल देते, मैं तो तैयार था. और मैं उस वक्त उनके साथ चला गया कोजी नर्सिंग होम में. वहाँ पर उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया, मेरे अंकल इम्तियाज ने मेरा फ़ोन ले लिया, और मैं बिल्कुल लाचार था, हेल्पलेस था, और उनकी मर्जी पे था आमिर खान और फैमिली के.
और फिर डॉक्टर ने जब ऐसी बात की तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ बहुत गलत होने वाला है और मुझे हर चीज़ सहनी पड़ेगी। लेकिन उस दिन भी मैंने उन लोगों को कहा था कि मैं एक जीटी हूँ। मेरे सिस्टर निखिल और संतोष हेगड़े को मैंने कहा था कि मैं जीटी हूँ, इस वक्त एक दिन आएगा जब जीटी भी हाथी को मार गिराएगी, और शायद वो दिन आज आ गया है। मैं सबके सामने ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ और मैंने बहुत सहा उनकी और उनके टॉर्चर को सहा मैंने। बहुत ट्रॉमेटिक टाइम था मेरे लिए। तो ये 2005 में मुझे पहले कोजी नर्सिंग होम में बंद किया गया, जबरदस्ती दवाई दी थी गलत सलत, और फिर आमिर को 19 दिन के बाद मुझे आमिर के घर पे कैद कर दिया गया, जहाँ रूम के बाहर बॉडीगार्ड्स रहते थे और मुझे जबरदस्ती दवाएं दी जाती थी। और जब मैंने कोजी नर्सिंग होम में भी कहा था कि मुझे दवाइयाँ की जरूरत नहीं है, तब भी मुझे फोर्सफुल मेडिकेशन दिया। एक ड्रग का नाम है सेरेनेस, जो उसका टेस्ट भी नहीं आता है और वो कलरलेस भी रहती है, वाटर के कलर की रहती है। तो वो बॉडीगार्ड सब लोग मुझे वो दवाई देते थे पानी में इंजेक्शन के थ्रू, बॉटल में डालते थे, और मुझे पानी और खाना तो खाना ही था जिंदा रहने के लिए। तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैं 20-20 घंटे सो रहा हूँ तो मैंने मेरे सिस्टर को बुला के कहा कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे दवाइयाँ दे रहे हो चुपचाप, तो मैं ये ओवरडोज हो सकता है एंड आई कैन लूज माय लाइफ, मैं अपनी जान खो सकता हूँ। तब मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया और निखिल को रिक्वेस्ट किया कि मैं जो आप लोग दवा मुझे फोर्सफुली दे रहे हो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मुझे ओवरडोज हो जिससे मेरी जान को खतरा था। तो ये सब टॉर्चर हुआ। फिर आमिर के घर पे मुझे 1 साल बंद किया गया जबरदस्ती, और दवाएं तभी भी चालू थी। तो फिर मेरा वजन भी बढ़ता जा रहा था, 103 किलो हो गया था मैं। और फिर 1 साल के बाद मैंने आमिर को कहा कि आप लोगों ने कहा था कि 1 साल के लिए आप लोग ने कहा था कि आप लोग मुझे कैद करेंगे। तो अब 1 साल हो गया है, 2006 का वक्त था, और मैंने बोला कि मुझे फिर से जो आपका दूसरा घर है जहाँ मैं रहता था, जहाँ आप लोग ने मुझे फोर्सफुली पिकअप किया था बेला विस्टा में, वहाँ भेजा जाए। तो आमिर ने मुझे अलाउ किया कि मैं वहाँ जा सकता हूँ। उन्होंने कहा क्योंकि 1 साल में मैंने कुछ ऐसी उनको मौका ही नहीं दिया था कुछ मेरे अगेंस्ट कहने का करने का। तो 1 साल के बाद मुझे घर जाने दिया वापस। और फिर 2007 में फिर सब ठीक चल रहा था। मैं कुछ गोल्ड फार्म स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उसके अहमदनगर में एक मैंने जमीन भी देखी थी और वहाँ गोल्ड फार्म स्टार्ट करने की मैं कोशिश कर रहा था, और कुछ लोगों को मिल रहा था उसके लिए। तो वो सब काम चल रहा था। सडनली आमिर ने मुझे 2007 में बुला के दोपहर को, डॉक्टर हरीश शेट्टी और आमिर ने कहा कि तुमको कल जाना है अपनी सिग्नेटरी राइट्स देना है। अब सिग्नेटरी राइट्स वो होता है कि आपका पूरा हक एक इंसान का छीन दिया जाता है और आपको कोई पावर नहीं रहता है साइन करने का, और आपका अस्तित्व बिल्कुल शून्य हो जाता है, जीरो। मतलब आप एक आदमी है, आप जी रहे हैं, लेकिन आप कुछ कामकाज नहीं कर सकते, कोई चेक साइन नहीं कर सकते, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकते। तो मुझे जब ये पता चला, मैं उनको तो हाँ बोल रहा था कि मैं जाऊंगा और डॉक्टर और जज के सामने बोलूंगा कि आई एम इनकेपेबल ऑफ टेकिंग माय डिसीजंस। आमिर ने कहा था ऐसे बोलना है तुमको जाके जज के सामने कि मैं अपने फैसले खुद ले नहीं सकता और मुझे एक गार्डियन की जरूरत है। तो उस वक्त तो मैं हाँ बोल रहा था उनको, हरीश शेट्टी को और आमिर को, कि हाँ मैं जाऊंगा और सब करूंगा। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अपने आप को अब कैसे बचाऊं और इस चक्रव्यूह से कैसे निकल पाऊं। और तब मैंने फैसला किया घर जाकर कि मैं घर छोड़ दूंगा, और मैं घर से निकल गया, क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मेरी फैमिली को मुझे टेक ऑन करना पड़ेगा। मेरी फैमिली मेरे खिलाफ है और मुझे अपनी फैमिली के सामने लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और तब मैंने फैसला लिया घर छोड़ने का, और मैं अपने दोस्त एक इंस्पेक्टर है मिस्टर संके, उनको मिला और उनसे मैंने राय ली कि मैं ऐसे ऐसे फंस चुका हूँ, मेरी फैमिली मुझ पर जुल्म कर रही है। उनको सारा मामला मैंने बताया। तो मिस्टर संके ने कहा कि आप जाइए और आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने आप को इवैल्यूएशन कराइए। संके ने कहा आप तैयार है कराने के लिए?
मैंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल कराऊंगा इवैल्यूएशन मेंटल, क्योंकि अगर मैं सच में पागल हूँ तो मुझे फैमिली के पास जाना चाहिए और फिर मैं जाऊंगा। तो मैंने केईएम हॉस्पिटल में जाके बहुत मुश्किलों से मैंने टेस्ट दिया, क्योंकि जब आप जाते हैं, कोई इंसान जब जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट करने को, तो आपको वो बगैर एक फैमिली मेंबर के टेस्ट भी नहीं करते। तो फिर मैं फंस गया फिर से, क्योंकि कोई सब फैमिली मेंबर्स मेरे खिलाफ थे। तो फिर मैंने कैसे भी अब्बाजान को कांटेक्ट किया और अब्बाजान ने कहा कि मैं तुमको एक लेटर दे सकता हूँ कि तुम नॉर्मल हो और तुम्हारी जांच की जाए। तो वो लेटर के बेसिस पे मेरा टेस्ट हुआ केएम हॉस्पिटल में, ये 2007 की बात है, 2007 अक्टूबर। और फिर मेरे इंस्पेक्टर दोस्त जो थे सर के, उन्होंने कहा कि आप 2-4 दिन के लिए जरा गायब हो जाइए जब तक ये रिजल्ट्स नहीं आते, और जब ये रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आपको कोई कैद नहीं कर सकेगा, आमिर फैमिली आपको कोई खतरा नहीं रहेगा उनसे, तो आप ये रिजल्ट्स आने का तक आप गायब हो जाएंगे। तो उस वक्त मैं खंडाला चला गया था, और पता नहीं कैसे भी, पता नहीं फैमिली को कैसे पता चल गया, और उन्होंने पुलिस भेजा मुझे अरेस्ट करने खंडाला में। और जब पुलिस बीच रात में आई खंडाला, तो मैंने उनको पूछा कि आप लोग क्यों, उन्होंने बोला आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, हम खार पुलिस स्टेशन से हैं। तो मैंने कहा कि लेकिन पुलिस को मैंने ये पूछा कि मैंने गलत क्या किया। पुलिस जब भी पकड़ती है जब आपने कुछ गलत किया। तो मैंने पुलिस को क्वेश्चन किया कि आप मुझे किस सिलसिले में पकड़ रहे हैं, आपके पास वारंट है क्या है, और आप किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी मदर और सिस्टर ने एक कंप्लेंट डाली है पुलिस स्टेशन में कि आप सोसाइटी को के लिए हार्मफुल है, आप डेंजरस टू सोसाइटी है, और आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, ये उनके डॉक्टर्स बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ये सब झूठी बातें हैं। तो उन्होंने बोला खैर आपको चलना पड़ेगा, आप चलिए हमारे साथ। तो मुझे उनके साथ चलना पड़ा, क्योंकि वो होटल वाले ने भी बोला मुझे कि हम आपको रहने नहीं देंगे। तो ये सब हुआ बीच रात में खंडाला में, और मैं पुलिस के साथ मुझे आना पड़ा। पुलिस को तो ऑर्डर मिला था कि कैसे जैसे तैसे भी फैसल को पकड़ के लेके आओ। तो पुलिस भी लाचार थी, उन्होंने मुझे मजबूर थी, और उनको ऑर्डर दिया गया था कि फैसल को पकड़ के लेके आओ जहाँ से भी। तो ऐसा हुआ और मुझे पुलिस के साथ जाना पड़ा, और फिर मेरा फ़ोन ले लिया गया। मैं खार पुलिस स्टेशन में सो गया, और जब सुबह उठा तो मुझे मेरा फ़ोन मिला, क्योंकि इंस्पेक्टर संके ने जो खार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, उनको फ़ोन करके कहा कि कुछ फ़ोन दे दो वापस फैसल को। तब मुझे मेरा फ़ोन मिला और मुझे पता चला कि मुझे कोर्ट में लड़ना है केस। अभी मेरी मदर जीनत ताहिर हुसैन और निखत हेगड़े ने केस डाल दिया है आपके ऊपर, तो आपको केस लड़ना पड़ेगा। तो तब मैं फ़ोन खोल के मैंने जो ABCD अल्फाबेट से स्टार्ट किया, और मैंने फ़ोन लगाया अब्दुल रहमान को, जो देवनार चेंबूर में स्लॉटर हाउस में वो प्रेसिडेंट थे उस वक्त। तो वो मेरे साथ गोट फार्मिंग का जो मैं खोलना चाहता था फार्म, वो उसमें इन्वॉल्व थे और मुझे गाइड कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ वक्त मेरे साथ बिताया था उस वक्त। तो उन्होंने जब सुना कि मेरे ऊपर केस आ गया है, तब मैंने उनको बोला कि मुझे एक वकील की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है मैं आपको मिलता हूँ 10 बजे इधर बैंड्रा ईस्ट के कोर्ट में, और एक वकील के साथ मिलता हूँ। तो तब जाके एक वकील मिस्टर ऐसे वासिद आए, उन्होंने मेरा केस टेक ऑन किया, और फिर जब मैं कोर्ट में गया उस वक्त पेश हुआ, तो मुझे पता चला कि आई नीड सम पर्सन टू स्टैंड अ गारंटी फॉर मी। तो खैर कैसे तैसे भी करके मैंने एक इंसान आए जो मेरे लिए खड़े हुए गारंटर, और तब और तब वकील साहब ने जज साहब ने मुझे भेजा जे हॉस्पिटल में फिर से टेस्ट करने। बोल रहे थे कि तुम्हारी फैमिली तो बोल रही है तुम स्किज़ोफ्रेनिया हो, लेकिन जज साहब ने बोला हम कोर्ट भी देखना चाहेगा ना कि तुम पागल हो कि नहीं। तो मेरा जे हॉस्पिटल में मुझे फिर से 20 दिन के लिए रखा गया, लगभग 20 दिन, और वहाँ मेरा पूरा टेस्ट हुआ, वो कोर्ट केस लड़ा गया। फिर बंजारा साहब भी मुझे मिलने आए मेरे डैडी के साथ जे हॉस्पिटल में। वहाँ मैं उनको पहली बार मिला,
और मेरे डैडी ने कहा कि ये लॉयर है मिस्टर बंजारा एडवोकेट, और ये तुम्हारा केस भी लड़ेंगे, मेरे साइड से खड़े रहेंगे, मतलब अब्बाजान के साइड से। और तब कस्टडी बैटल शुरू हुई। आमिर चाहते थे कि वो मुझे मेरी कस्टडी ले, आमिर और फैमिली चाहती थी कि वो मेरी कस्टडी ले और मुझे फिर से दवाइयाँ खिलाएं। लेकिन क्योंकि बंजारा साहब थे और अब्बाजान मेरे लिए खड़े हो गए थे, तो जज ने जो नेचुरल गार्डियन होता है फादर, उनके फेवर में डिसीजन दिया और मुझे कस्टडी मेरे फादर को मिली। और जज साहब ने ये भी कहा, मैंने आप लोग को एक वर्डिक्ट भी दूंगा जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, वो आप लोग उसके थ्रू जा भी सकते हैं कि जज के कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी है, मैं केस जीता। और जज साहब ने मुझे एक तो टेस्ट कराया जेजे में, और फिर मुझे कुछ कंडीशंस रखी थी कि मैं रोज जाके पुलिस स्टेशन में हाजिरी दूं, और जो भी जज साहब ने कहा था मैं पूरा उसके ऊपर मुकम्मल उतरा और मैं सब करते गया। और फिर जब अब्बाजान के ऊपर प्रेशर पड़ा मॉनिटरी, तो अब्बाजान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और उनका पैसा पानी बंद किया गया फैमिली के थ्रू। तो ये सब हुआ और अब्बाजान ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन ऊपर वाला है। तो जज साहब ने बोला कि मैं आमिर को कस्टडी नहीं दूंगा, मैं फैसल को छोड़ दूंगा टू लिव अ लाइफ। तो जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि purposely he left me alone to see how I react in society and how I deal with society। तो ये जज साहब का बहुत अच्छा एक फैसला था और उन्होंने मुझे जीने दिया, मैं जी रहा था, तब तक केस भी चल रहा था, मैं सब सोशल एक्टिविटीज करता था, उसका प्रूफ मैं जज साहब को दे रहा था हर हियरिंग पे कि मैं मेरी क्या क्या एक्टिविटीज हैं। और फिर केस चला और फिर 4 महीने के बाद Feb 16 को मुझे वर्डिक्ट दिया गया। जज ने कहा कि you are a normal person and you can live your life freely as an Indian citizen and you don't have thyroid schizophrenia। और ये सब करके मुझे एक क्लीन चिट मिली, मैं केस जीत गया, केस मेरे हक में गया और तब मैं अपने कामों में फिर से लग गया। तो ये पूरी स्टोरी थी। और जो मेरे साथ हुआ, तो मुझे बहुत टॉर्चर सहना पड़ा इस दौरान। फिर मैं घर से बाहर रहा और बस जिंदगी चलती गई, मैं अपने काम काज में व्यस्त हो गया, बिजी हो गया, काम ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस दौरान कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि मुझे पैसा कहाँ से मिल रहा था, मैं कैसे जी रहा था। तो मेरी कुछ पॉलिसीज थी, LIC पॉलिसीज, PPF फंड जो मैंने तोड़ा। फिर एक शख्स थे हारून भाई, जिन्होंने मुझे जिनको मेरी कहानी पसंद आई, उन्होंने मुझे साइन कर लिया था उस वक्त एक पिक्चर के लिए। तो वहाँ से पैसा आया। जो जमीन मैंने खरीदी थी उस वक्त गोल्ड फार्म के लिए अहमदनगर में, मैंने वो डील कैंसिल की, वहाँ से थोड़ा पैसा आया। एक बिग बॉस करके एक शो है जो मुझे बहुत लेना चाह रहा था उस वक्त, तो उनसे थोड़ा साइनिंग अमाउंट मिला मुझे। मैं शो में तो गया नहीं, लेकिन साइनिंग अमाउंट मुझे मिला करीब 4 लाख उस वक्त। तो ये सब से मेरा गुजारा चल रहा था, मेरा गुजर चल रहा था और मैं एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी रहा था। तो ये सब मामले चले और फिर जिंदगी चलती गई। और फिर मैंने आमिर को एक बार जाके बोला कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद, कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा है क्योंकि सब लोग समझ रहे हैं मैं पागल हूँ। तो एक नॉर्मल इंसान को काम मिलना कितना मुश्किल होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो एक पागल इंसान को कौन काम देगा। तो आमिर ने मुझे बोला ठीक है, मैंने बोला तुमको मुझे रखना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट डॉक्टर की नौकरी दी 30,000 महीने पे, और मैं अपना काम कर रहा था और चला रहा था अपने रोजमर्रा की जिंदगी। तो इस हिसाब से जिंदगी चलती गई। लेकिन आज तक भी दुनिया को कुछ डाउट है कि मैं शायद एक नॉर्मल इंसान नहीं हूँ। मुझे आज तक वो झेलना पड़ता है वो समाज के सामने, और मुझे काम मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैंने आगे चलकर एक फिल्म भी की, चिनार दास्तान-ए इश्क, जिसमें मैं लीड रोल था, वो 2015 में रिलीज हुई। और मैं कहानियों पर काम कर रहा था, मैं लिख रहा था। फिर बाद में एक पिक्चर और बनी डेंजर अहेड करके, जिसके डायरेक्टर थे फैसल सैफ, लेकिन वो गुजर गए और पिक्चर अभी तक रिलीज नहीं हो पाई।
तो फैसल सर ने वो पिक्चर मैंने शूटिंग कंप्लीट कर दी है वो पिक्चर की, उसका पोस्ट प्रोडक्शन थोड़ा बाकी है, लेकिन वो पिक्चर भी रेडी है। इस बीच में मैंने सोचा कि दुनिया जो भी सोचती है मेरे बारे में कि मैं मेंटल इंसान हूँ, मैं पागल इंसान हूँ, कोई बात नहीं, मैं अपने काम से प्रूव कर दूंगा कि मैं क्या हूँ। तो इस बीच में मुझे मौका मिला और मैंने फैक्ट्री पिक्चर डायरेक्ट की, उसमें एक्ट भी किया और उसमें गाना भी गाया, उसमें राइटिंग में भी इन्वॉल्व था, प्रोड्यूसर्स भी नए थे वो प्रोजेक्ट के फैक्ट्री पिक्चर के, तो मैं प्रोडक्शन के भी डिसीजंस लेता था, तो पूरा भार फैक्ट्री का मेरे ऊपर आ गया था। मैंने एक पिक्चर बना दी फैक्ट्री, उसको रिलीज भी कर दी ऊपर वाले की मर्जी से, और यही मैंने चाहा कि दुनिया ये देखे कि अगर मैं वाकई एक पागल इंसान हूँ तो मैं एक पिक्चर कैसे बना सकता हूँ, इतना मेहनत करके, उसमें एक्ट भी करके, डायरेक्ट भी करके, उसमें प्रेशर बहुत था मुझे क्योंकि मैं दोनों काम संभाल रहा था। लेकिन मैंने कहा कि चलिए मैं अपने काम से ही प्रूव करूंगा कि मैं पागल हूँ या नहीं हूँ, तो ये सब काम चलता गया। और अब जब एक इंटरव्यू आया, तो ये तो 2021 की बात थी, पिक्चर भी रिलीज हो गई फैक्ट्री। अब मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स लिखे थे लॉकडाउन में जो मैं स्टार्ट करना चाह रहा था, तो मैंने एक इंटरव्यू दिया पिंक विला में, और वो इंटरव्यू के बाद फैमिली वाले नाराज हो गए मुझसे, और मैंने इंटरव्यू को इसलिए नहीं रोका, मेरे सवाल पूछने से जो मेरे फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि मुझे सच को बाहर लाना था और मैं एक सच्चा इंसान हूँ, तो जो भी हुआ, क्योंकि मैं क्यों छुपाऊं, अगर सामने वाला जर्नलिस्ट मुझसे सवाल पूछ रहा है तो मैं जवाब दूंगा, मैं क्यों बोलूं कि नहीं मैं इस सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, तो अगर मैं ऐसे बोलूंगा मतलब मैं कुछ छुपा रहा हूं, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं कुछ छुपाऊं और लोगों को रूबरू ना करूं मेरे साथ क्या हुआ। तो जो सवाल पिंक विला के एंकर अविनाश ने मुझसे पूछा तो मैंने उसका सही जवाब दिया, सच्चा जवाब दिया। वो फैमिली वाले को अच्छा नहीं लगा, वो लोग नाराज हो गए और उन्होंने मुझे तोहमत लगाई कि मैं मिसलीड कर रहा हूँ मीडिया को, पब्लिक को, और उन्होंने और भी मुझ पे इल्जाम डाले। सारे फैमिली वाले मेंबर्स ने साइन किया वो लेटर बोलिए, इंटीमेशन बोलिए, प्रेस को जो उन्होंने दिया था कुछ दिनों पहले। तो मैंने भी उसका जवाब ये दिया कि मैं फैमिली से अलग हो रहा हूँ और मैं ऐसी फैमिली में चाहता नहीं जो मुझे नुकसान पहुंचाती है, जो मुझे हार्म कर रही है और मुझे बार बार रोक रही है आगे बढ़ने से। तो इससे बेहतर मैंने ये समझा कि मैं फैमिली से ही अलग हो जाऊं और दूर हो जाऊं। तो इसलिए मैंने पब्लिक नोटिस जारी की न्यूज़पेपर्स में, जिसमें कहा है कि मैं अपने फैमिली से दूर हो रहा हूँ, अलग हो रहा हूँ और मैं अपना फ्री जिंदगी बगैर किसी प्रेशर के मैं जीना चाहता हूँ। तो ये पूरा हुआ है और इसलिए मैं अपना हक, अपना पहलू सामने रख रहा हूँ आप लोग के सामने, मीडिया के सामने, ताकि दुनिया को पता चले कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या गलत हुआ। तो दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से। Before that, Mr. Tahir Hussain was in Lilavati Hospital. He asked me, Mr. Vanjara, I want that Mr. Santosh Hegde and other person, that is Nikhil, should not come to me in the hospital. I don't want to see them, their faces, and want to take anyone advice. You please see that they should not come. That was the person, Santosh Hegde and the Nikhil, as they were involved with the family members and teaching them bad things and putting the bad things in the army. Yes, so it's what he wanted, that they should not come to in the hospital. But according to me, being an Amir, though he is an intelligent person, make a good film also, and he came under the impression
and listen to them, especially Santosh Hegde and Nikar. That is the only thing I want, and I want to request you that accordingly on the point of now that Mr. Harish Shetty is a renowned psychiatrist. I will be seeing that on that point and will be writing to the medical council that his license to be cancelled as a doctor. That is our request. That is, I am telling on behalf of Mr. Faisal Khan. That we will be doing, and after that, after the public notice, we wanted to file a writ petition in the Honorable High Court after the 30 days of the public notice, and accordingly, notice will be issued to them, and in that writ petition, they have to file their affidavit. There is no alternative. They have to come out openly and say that. And once we get the writ petition filed in the High Court, then we'll get, inshallah, good order accordingly, which we have got from earlier from the Madras 9th Court on 16 to 2008. I think so. Feb 16, 2008. 16 Yeah, yes, Feb 16, 2008. And I have got the copy of that also. उनको भी कॉपी दी जाएगी And I will be giving this copy to everyone. दूसरी बात ये है कि एक पॉइंट में एक आपको और बता इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि in between Mr. Tahir Hussain sir was very much sick. सो माइक नीचे देखिए, आपके फेस के सामने नीचे Tahir Hussain sir very much sick. Tahir Hussain sir very much sick, and then he was not able to control his urine. So Amir Khan and Nikar and Santosh Hegde forced Mr. Tahir Hussain sir that you first give. There was one woman to whom he has got married earlier, that is Mrs. Shahnaz. She was a body. You give divorce to her, and then only we will take you to the hospital, and then we will see that your medical treatment will be given. That is a very bad thing which I came to know afterwards, but because I was not involved in the family matters and all these things, but I came to know in the last time from the mouth of the Mr. Nasir Hussain sir. That is the only thing. And I asked him that you married Mr. Shahnaz, so what was your mahar and iddat tamam? Whether you were paid or not. So he said, no, I am not paid. That is a pressure, and that was these things on my head which I have to do it. But unfortunately, he could not do it. That is the only thing. And then after High Court filing in the petition in the Honorable High Court, then accordingly we will move to the medical council to cancel the license of Mr. Harish Shetty, who is a renowned psychiatrist. That is my humble thing which I want you people to mention in your press conference. Thank you. और दूसरी बात ये है कि आप लोग पूछेंगे कि फैमिली ऐसे ही क्यों टॉर्चर करने रहते हैं, तो जो मेन मुद्दा था, मेरा एक डाइवोर्स हो चुका था। मेरा एक शादी हुई थी 2002 में एक लड़की के साथ, और 2002 जनवरी में मैं उनको मिला था वो लड़की को, फिर अगस्त में मेरी शादी हुई और दिसंबर 2002 में मेरा डिवोर्स हो गया। तो तब से मेरा फैमिली प्रेशर डाल रहा था मुझ पर कि मैं मेरी आंटी से शादी करूं फैमिली में, मेरी मदर की फर्स्ट कजिन, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा था।
तो उन लोग ने उस वक्त से मुझ पर प्रेशर डालना शुरू किया और वो प्रेशर डाल के उस वक्त से उन्होंने मुझे प्रेशर डालना शुरू किया कि शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। और मैं अपने काम में तक लगा था और मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था शादी करने में। तो उसको लेके फैमिली के साथ मेरी काफी बहस उजत होती थी, अनबन होती थी। तो इसलिए मैं फैमिली से दूर रहने लगा, क्योंकि अगर मैं वहां बैठता तो लड़ाई झगड़ा होता और मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। तो इस मुद्दे को लेकर मैं फैमिली से दूर भी जाने लगा था। और तब उन्होंने ये कहा कि ये पागल हो गया है, क्योंकि मैं फैमिली को नहीं मिल रहा था। मैं पूरी दुनिया में उठ रहा था, बैठ रहा था, लोगों को मिल रहा था, सिर्फ फैमिली से अलग था। तो फैमिली को ये गुस्सा आ गया कि मदर को गुस्सा आ गया कि वो मैं उनकी मेरी आंटी से मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था ये सब शुरुआत होने की। Now, I think I have covered everything. Yes. माइक रख दो यार अभी। माइक इन लोग को दे दो। यस तू भी आ जा। चेयर रखो मैं। माइक रख दो उसे। रोल। वैसे जी आप लोगों ने साथ में काम किया था, आपने बता दी जी। उस वक्त तक क्या सब सही था और क्या उसके बाद से चीजें गड़बड़ होने लगी? क्या आपने रियल रीजन पूछा? यही रीजन तो आपने बताया यही था कि इसके अलावा भी नहीं, इसके अलावा भी रीजन हो सकता है कि आमिर ने जब मेरी पहली पिक्चर भगोश बन गई थी जो 1992 में शूटिंग शुरू हुई थी, अब्बा ने वो प्रोड्यूस किया था मेरे लिए, डैडी ने। तो आमिर ने उस वक्त भी मेरी पिक्चर की कहानी नहीं सुनी थी जब उन्होंने शुरू किया। तो पता नहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि मीडिया में कि आमिर की जेलसी उस वक्त से थी तुम्हारे साथ। तो शायद वो जेलसी बढ़ते बढ़ते उसका ये रूप हो गया कि मेला के बाद जब मेला रिलीज हुई तो मतलब मेरा काम थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा लोगों को। तो ये लोग मुझे कहते हैं आज तक कि तुमने ज्यादा अच्छा, तुमने बेस्ट काम कर दिया मेला मूवी में। तो शायद आमिर को और भी जेलसी बढ़ गई होगी, क्योंकि मेला के परफॉर्मेंस के बाद ही आमिर ने मुझे बोला कि फैसल तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, तुमको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। तो he was not encouraging at that time. So maybe what I've heard that he was jealous and he was कुछ sibling rivalry रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया and could be possible yes. सर आपने पब्लिक नोटिस में लिखा है कि आई वोंट एक्सेप्ट एनी मंथली अलाउंस फ्रॉम आर्मी ईयर आफ्टर, पर अभी जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला तो आपने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि आपको कोई मेंटेनेंस या अलाउंस उनकी तरफ से मंथली मिलता था। इस बात जी 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 अच्छा सवाल आपने पूछा। नहीं, मुझे एक मेंटेनेंस मिलता था जब मैं घर वापस लौटा तो पहले तो मुझे 30,000 पगार मिल चुकी, जो मैं स्क्रिप्ट डॉक्टर था मैं, तब मिलती थी। फिर आमिर ने एक दिन मुझे बुला के बोला कि फैसल मैं तुमको नौकरी से निकाल रहा हूँ, तो नाउ नो नीड टू कम टू द ऑफिस। तो मे बी ही फेल्ट आई वाज नॉट वर्किंग हार्ड इनफ और व्हाटएवर, तो शायद उन्होंने कदम उठाया। तो अब मेरे पास पैसा कहाँ से है, क्योंकि दुनिया तो अभी तक मुझे पागल समझती है, तो कौन काम देगा। तो फिर मैंने आमिर से बहस की एक दिन और मैंने बोला कि यू हैव टू गिव मी अ मंथली सस्टेनेंस टिल आई डोंट स्टैंड ऑन माय टू फीट, बिकॉज़ तुम्हारी वजह से मैं पागल करार किया गया हूँ। तो उन्होंने एग्री किया और उन्होंने बोला कि ठीक है मैं मंथली तुमको अलाउंस दूंगा। तो वो अलाउंस देने बाद मुझे मिलता था। तो अब जब मैंने घर छोड़ दिया, जब मैंने पब्लिक नोटिस जाहिर की, तो मैंने ये फैसला लिया है कि ना मैं उनके घर में रहूंगा और ना मैं उनसे मंथली मनी लूंगा। जो है ऊपर वाला देगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं अपना जो भी मैंने सीखा है फिल्म लाइन में, मैं एक पिक्चर डायरेक्ट भी कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ। और मैंने एक नए प्रोजेक्ट पे भी काम किए, कुछ एक्टर्स को भी हम लोग ने सुनाया है कहानी, जो अभी मतलब 14 एक्टर्स हमारे लिए राजी भी हो गए हैं। तो मैं अपना खुद मेहनत करूंगा और अगर ऊपर वाला चाहेगा तो मैं पिक्चर भी डायरेक्ट करूंगा और एक्टिंग भी कर सकता हूँ। कुछ रोल्स ऑफर होंगे तो आई एम ओपन टू एवरीथिंग। एक और पॉइंट तो अभी मैं पैसा नहीं लूंगा मेरे से, ना उनके घर में रहूंगा। एक और पॉइंट था कि आपने कहा कि मुझे बिग बॉस का साइनिंग अमाउंट मिला था, जी। एंड वी ऑल नो कि आमिर एंड सलमान आर बोथ
इन गुड टर्म्स, तो क्या वजह थी कि साइनिंग अमाउंट मिलने के बाद भी आप बिग बॉस हाउस में नहीं? हाँ, तो उस वक्त भी बिग बॉस का जो मुझे मिला था साइनिंग अमाउंट, सडनली मुझे निकाल दिया गया वहां से। तो मुझे पता चला कि आमिर ने कुछ स्ट्रिंग्स पुल किए और उनकी वजह से ही मुझे निकाला गया। जब उनको पता चला कि मैं बिग बॉस में जाऊंगा उस वक्त और मैं सब दुनिया के सामने अपना जो भी पेश करूंगा, जो आज मैं पेश कर रहा हूँ, तो वो डर गए और उन्होंने मुझे बिग बॉस से निकाल दिया। तो only he could have used his full and power to remove me from Big Boss, वरना मैं वो शो भी करता। और कुछ? सर, मेरा सवाल आपसे, जिस तरह से फॉल्स एलिगेशन और चार्जेस लगाए गए हैं फैसल पर थ्रू हिज फैमिली और अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया है उनको, बट कोर्ट के वर्डिक्ट ने उनको फ्री और फिट एंड फाइन कर दिया है। बट अगर आगे जाकर ये अगर केस फाइल करते हैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट, so what will be the punishment to his family? There's no punishment to be given. She asking about the writ petition. What is the consequences of the writ petition? Consequences, yes, correct. Consequences of the writ That petition. will be filing in the writ petition in the Honorable High Court, and they have to file their reply after notice to them. That is the only thing. Then we will come to know that what is the reply to them. So what was their real intention? What was their real intention? You will come to know when they file the reply. But उसे कुछ consequence नहीं होगी ना, उसे मतलब वो जेल तक नहीं जा वो सकते। कुछ फेस नहीं करेगी consequences, उनकी फैमिली जिस तरह Just to get my So you think that we will get the order from the High Court or in the writ petition that henceforth they should not interfere. Santosh Hegde, Nikar and other people should not interfere in the life of Mr. वो एक लीगल नहीं है। जैसे मैंने एक पब्लिक नोटिस जाहिर किया, तो ये लीगल नहीं था। ये मेरी तरफ से एक नोटिस जाहिर किया गया था, लेकिन रिट पिटीशन लीगली कटिंग होगी। उनको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, मतलब उनको ना कुछ सजा होगी ना कुछ होगा, लेकिन दैट विल बी अ लीगल स्टेप that I am cutting all ties and you can't interfere in my life. And from the higher court we will get the order after public notice. But there is no precedent कि जो पास्ट में आपके साथ हुआ उनके लिए पनिशमेंट मिली होगी, क्योंकि आपके फादर ने तो आपको फिट एंड फाइन डिक्लेयर किया था, फिर भी मेडिसिन दिए गए थे, आपको पागल करार दिया गया था, उसके बाद आपको लॉक किया गया था घर में। तो ये सारी जो साजिशें रची गई थी आपके अगेंस्ट और आपको बंद किया गया था, तो उनके खिलाफ ऐसे कुछ कोई उसके लिए कुछ सजा मिल सकती हो नहीं? रिट पिटीशन में सजा का No fine. तो हमने जो केस लड़ा था, वो जो हमने पहले जो 2008, 7 और 8 में केस लड़ा था, वो उसमें हम लोग ने कुछ फाइल नहीं किया कि हमको कुछ कॉम्पेंसेशन चाहिए या उनको कुछ उनके खिलाफ हमने किया नहीं था। And I don't know, I was not interested in. I just wanted कि मेरा पीछा छूटे लोगों से और मैं अपने काम में जीऊं और अपना काम करूं। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उनको सजा दूं या उनको कुछ दूं। सजा तो ऊपर वाला देगा। सजा मैं क्या सजा देंगे, लोग क्या सजा देंगे? जो सजा देना है वो ऊपर वाला देगा। वो हम लोग सब हैं दुनिया में, देखेंगे कि क्या होता है आगे। तो मुझे तो जान छुड़ानी थी, अपनी जान बचानी थी, ना कि उनको सजा देना। But how is it this way, like बॉलीवुड में एक तो आपने ओपनली बात की है, बहुत बड़ी बात है, इजी होगा आपके लिए आगे बढ़ना बॉलीवुड में? What do you think? नहीं, I am going to try my best and again I believe in God a lot. तो क्या होता है कि मैं खुदा ऊपर वाले में, भगवान में बहुत मानता हूँ। तो भगवान ही रोटी देता है, भगवान ही हमको हर सांस देता है, तो वो ही हर चीज करेगा। अगर उसने मुझे इस धरती पे लाया है तो उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि फैसल को आज खाना कहाँ से मिलेगा और फैसल का काम आगे कैसे बढ़ेगा, वो उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और अगर होना है तो होके रहेगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। और जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी यूनिवर्स को संभाल रहे हैं, इतने लोगों को संभाल रहा है और वो बहुत रहीम और करीम है, तो व्हाई नॉट फैसल? वैसे फैमिली में तो कोई भी आपके साथ नहीं? फैमिली में डैडी मेरे साथ थे जब तक उनको ऊपर मॉनेटरी प्रेशर नहीं पड़ा था, उसका फाइनेंशियल रोका नहीं किया था, तो वो मेरे साथ थे। लेकिन और कोई फैमिली में साथ नहीं है, बिकॉज आई थिंक दे ऑल, आई डोंट नो, मे बी दे वांट टू बी विद आमिर एंड मनी इज वेयर द मनी इज देयर, एवरीवन वांट्स टू बी।
So maybe they are supporting Amir, and maybe Amir is doing some favors for them. Maybe Amir is making some movies for them. Because I have heard that he made a movie for Mansoor's daughter also. इमरान को भी उसने ब्रेक दिया था. तो कुछ इंटरनल फेवर्स भी होते हैं, फैमिली पॉलिटिक्स होती है. तो वो शायद सब कर so they want to lick up to Amir. मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, मैं फिलहाल तो कुछ बना नहीं सकता किसके लिए. So maybe they want to lick up to Amir, and that's what they are doing. This is all family politics. उसमें मैं पेश रहा हूँ. और उस स्कैनर सिस्टम में रोल जो है मिस्टर संतोष हेगड़े एंड निकल. या आप लोगों ने एक एनिमल पिक्चर देखी होगी जो बहुत हिट हो गई थी. उसमें मैं तो सल्यूट करता हूँ संदीप कांगड़ा रेड्डी को. उन्होंने इतनी अच्छी तरह आजकल के रिलेशनशिप्स को दिखाया है. जब उसमें भी अगर आप देखें तो एल्डर सिस्टर कैसे बिहेव करती है और उसका ब्रदर इन लॉ कैसे बिहेव करता है. तो very good. I salute Sandeep Kaanga Reddy for the film Animal. I could relate to the film so much कि ऐसे हो रहा है मेरे साथ भी कि मेरी बड़ी सिस्टर और उसके ब्रदर इन लॉ कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ. तो बहुत अच्छी तरह से पेश किया संदीप कांगा रेड्डी ने एनिमल पिक्चर को. मैंने 2-3 बार देखा वो पिक्चर जाके. आपको आपकी डैडी की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा मिला? जी, डैडी की प्रॉपर्टी से मुझे कुछ हिस्सा मिला था और वो मैंने यूज अप कर दिया पिक्चर बनाने में और अपने काम में ग्रो करने को. जो फैक्ट्री पिक्चर मैंने बनाई थी तो उसमें यूज हो गया और कुछ मैंने रखा भी है. तो कुछ पीपीएल बनाया था वापस, तो कुछ वहाँ भी इन्वेस्ट हुआ है थोड़ा पैसा. सर मैं पूछना था, अगर कल होकर के आमिर जी बोले जो हुआ भूल जा, आमिर से काम करते हैं. जी एक सेकंड. अगर आमिर सर कल जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किए, कल उन्होंने बोला कि जो हुआ उसे भूल जा, नई जिंदगी फिर शुरुआत करते मिल करके, तो क्या फिर साथ में काम कर रहेंगे, साथ में घूम पाएंगे? डिपेंड्स कि वो किस तरीके से माफी मांगते हैं मुझसे. और फिर मैं तो चाहूंगा कि वो दुनिया के सामने भी आके माफी मांगे. सिर्फ मेरे साथ रूम में बैठ के माफी ना मांगे. यहाँ सामने आके बैठे तो बोले कि दुनिया को बोले, प्रेस को बोले कि मैं गलत था. क्योंकि रूम में तो कोई भी माफी मांग देगा, मैं साथ में हो जाऊंगा तो ऐसा लगेगा कि फैसल क्या कर रहा है. कभी बोलता है कि हाँ मैं मिलूंगा, कभी बोलता है मैं छोड़ रहा हूँ फैमिली को. आके दुनिया के सामने अगर गलती तो इकरार करोगे तो ही मैं माफ करूंगा, वरना मैं माफ नहीं. आमिर की आपको कथनी और करनी में फर्क नहीं लगता? उनकी फिल्म सितारे जमीन पर जो स्पेशल लाइफ को बोलते हैं कि सोसाइटी से मिले, वहीं आपको चाहते हैं आप सोसाइटी से दूर हो जाए. हाँ वो नहीं चाह रहा. आपका क्वेश्चन क्या था? वो सोसाइटी चाह. आमिर की कथनी और करनी, उनकी सितारे जमीन पर जो स्पेशल चाइल्ड है, वो चाहते हैं कि सोसाइटी से मिक्सअप हो. वहीं आपको चाहते हैं कि पागल कराकर सोसाइटी से दूर हो जाए. हाँ क्योंकि मैं स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ. मैं तो वैसा नहीं हूँ. लेकिन वो मुझ पर जुल्म करना चाह रहे थे, शायद जेलसी की वजह से. जो इंसान ने कहा अभी कि शायद जेलसी होगी कि फैसल मुझसे आगे ना बढ़ जाएगी. तो मैं तो स्पेशल चाइल्ड नहीं हूँ, तो वो मेरे लिए स्पेशली वो नहीं, केस अलग हो जाता है. उनके सिविल राइवलरी उनका सामने आती है और वो चाहते हैं कि इसको स्क्वॉश करो, इसको आगे बढ़ने ना दिया जाए. Because he could have helped me when I made Factory movie also. I went to him कि यार ये पिक्चर में कोई OTT में बात करिए आप. तो he didn't help me that time also. So he is not helping me, he is harming me on every level. So that's why I am declaring myself that I am cutting away all ties with him and my family. और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जब फैमिली से मैं नाराज हुआ था तो मैंने एक लेटर लिखा था. और उस लेटर में मैंने, क्योंकि फैमिली मुझे बोल रही थी कि अरे तुम शादी करो, बहुत प्रेशर आता है हर तरीके से. हाँ मेरी आंटी के साथ. तो मैंने एक लेटर भी लिखा. उसमें मैंने ये लिखा, मैंने हर फैमिली मेंबर की मैंने उसमें लिखा कि तुम क्या हो. मतलब जैसे मैंने बोला निखल एलिस्टर की 3 बार शादी हो गई. आमिर का शादी हुआ था, डाइवोर्स हो गया रीना के साथ. और फिर उनका रिलेशन था जेसिका हाइंस के साथ, जिसका उनका इलीगल बच्चा भी है आउट ऑफ वेडलॉक. तो वो सब मैंने लेटर में लिखा था. किरण के साथ ही वाज लिविंग इन दैट टाइम. फिर my father had got married twice. फिर my cousin sister had got married twice and divorced and married. तो मैं बोल रहा था यार तुम लोग मुझे क्या सलाह दे रहे हो.
मतलब लेट मी लिव माय लाइफ हाउ आई वांट ना, तो उस लेटर में मैंने काफी उनको सुना भी दिया, थोड़ा अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर दिया क्योंकि मैं उससे मिला, तो वो भी उनको बुरा लग गया होगा शायद, ये तो अपना सच्चाई बोल रहा है, अपने सामने सच्चाई बहुत कड़वी होती है, तो वो फेस नहीं कर पाए, तो ये सब लेटर में मैंने लिख दिया, तो उन लोगों का गुस्सा बढ़ गया, इसलिए लड़ाई झगड़ी बनाया, छोड़ो मिलते ही, तो अब वो प्रेशर डाल के बोला ये पागल हो गया, इसको पागल घोषित कर दो, तो ये सब फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से ये सब हुआ। I think I have given quite a bit of explanation. और कोई सवाल है? इतना कुछ आप इल्जाम लगा रहे हैं आमिर खान, मतलब वो सही होंगे? नहीं, सही होंगे नहीं, सही है। इल्जाम नहीं है। What is the fact here? क्योंकि कोर्ट का हमको वर्डिक्ट मिला है, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, ये हुआ है ऐसा। तो अभी हाल फिलहाल में हमने ये देखा कि आमिर खान ने उनकी टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जी, उसके बाद आप लीगली जा रहे हैं आगे? नहीं, जो स्टेटमेंट आया था उसके बाद ही तो मेरा स्टेटमेंट आया कि मैं पब्लिक नोटिस दिया कि आई एम कटिंग ऑल टाइज, आई डोंट वांट टू बी विद लायर्स एंड ऑल दैट, तो दे आर लायर्स एंड दे आर मिसलीडिंग द प्रेस एंड द पब्लिक, so I am cutting out all ties because they gave a wrong reaction that I was lying, so I do not mix with hypocrites and liars, and that's why I gave the public notice that I want to cut all ties with the family, and मेरा verdict भी आप लोग पढ़ लेना क्या है। पब्लिक नोटिस के बाद आमिर खान का या फैमिली की तरफ से किसी का कॉल आया आपको? आज मेरी बहन का फोन बहुत आना था, फर्क था, because I was holding a press conference, I got the on my phone I can show you how many times she's called me, so I was scared that I should not speak my mind out and my heart out। अगर तुम लोग के दम है तो तुम लोग भी प्रूफ करो, अगर तुम बोलते हो कि फैसल पागल है तो प्रूफ करो, खाली बोलो मत कि ऐसा हुआ, ऐसा करता था, वो करता था, प्रूफ लाओ, because and then वो प्रूफ उन्होंने कोर्ट के टाइम पे नहीं पेश किया, कोर्ट केस जब चल रहा था तब प्रूफ देना चाहिए, अभी वो लोग भी आके भी बोल सकते हैं कि अरे फैसल ऐसा था, ऐसा करता था, ये करता था, तो कोर्ट में पेश करो ना। At the time that when the case was going on in Night Court Bandra, which finished on 16th of February 2008, in that also that they have not said anything. Nothing. so they will be fabricating. If they say anything, they will be fabricating stories. So let them fabricate. Then I will also answer. Yeah, I think everyone has got the answers and everyone has asked their questions. जी, आपने लीला पिक्चर में बहुत अच्छा काम किया था, तारीख भी सब हुआ है जी, तो आपको किसी निर्माता या निर्देशक ने कभी कोई ऑफर किया काम करने के लिए? जी, मैंने जब मेरा पिक्चर रिलीज हुई और मेरा काम लोगों को पसंद आया तो मैंने बहुत कोशिश की, प्रोड्यूसर्स के पास गया, सबको मिला कि मुझे कुछ काम मिले, लेकिन किसी ने काम दिया नहीं, तो फिर मैं मायूस हो गया, मैंने सोचा चलो बड़े प्रोडक्शन हाउस बड़े लोग नहीं दे रहे हैं तो मैंने तो छोटी पिक्चर ही की, क्योंकि छोटी पिक्चर भी कभी-कभी निकल जाती है, तो मैंने बस्ती, काबू, बॉर्डर हिंदुस्तान का, चांद बुझ गया, ये सब पिक्चर ही की, उस वक्त छोटी पिक्चर थी, लेकिन मैंने सोचा कि चलो काम करते रहो, क्या पता क्या हिट हो जाए, तो मैंने काम नहीं रोका, फिर मैंने जब छोटी पिक्चर मेरी नहीं चली तो मैंने टीवी सीरियल की तरफ भी मैं गया, मैंने आधी टीवी सीरियल किया, तो मैं लगातार कुछ ना कुछ काम कर ही रहा था, उस बीच में ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, शादी करो शादी करो शादी करो, सर आपने 18 साल क्यों लिया प्रेस रिलीज करने में? नहीं, मैं जब नहीं, क्या होता है ना, हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, जब मैं केस जीता तो उस वक्त भी मैंने सोचा था कि शायद मुझे दिमाग नहीं किया कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, क्योंकि मैं स्कीमिंग आदमी नहीं, मैं शातिर नहीं, तो मैंने सोचा था कि यार कभी आएगा कि नहीं बाहर के लोगों को मालूम पड़ेगा कि नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है जिंदगी में, वो मेरे हाथ में भी नहीं, तो वो इतने साल के बाद अभी जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे इंडस्ट्री में आया था, कैमरे से कैमरे तक जुड़ते हुए सिकंदर और तुम मेरे हो, लेकिन फिर मैंने डायरेक्ट किया फैक्ट्री इतने सालों के बाद, तो क्यों किया वो भी मुझे नहीं, मैं तो डायरेक्शन में जाता,
बट पता नहीं, मैं उसको एक्टिंग में चला गया, अब वो क्यों हो रहा है वो ऊपर वाला जानता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था तो हो गया, और आप लोग सब यहाँ हैं, और जब वक्त, हर चीज का वक्त मुकर्रर है जिंदगी में, जैसे जिंदगी और मौत का भी वक्त मुकर्रर है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कल मर ही जाऊंगा या मैं कल पैदा ही हो जाऊंगा, वो मुकर्रर है वक्त, वो होना है तब वो होगा। मेरे साथ जो होना था, मुझे फैमिली के थ्रू होना था, तो आई वेंट, होना था। अब ये नहीं बोल सकता क्यों हुआ, वो तो ऊपर वाले ही जानता है कि क्यों और कब क्या होना है। आप इतना आध्यात्मिक की बात कर रहे हो, आपकी बातों में इतना बार बार आ रहा है कि ऊपर वाला देगा, गॉड देगा, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये मीटिंग करने के बाद, कॉन्फ्रेंस करने के बाद मुझे बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं खाली चाहता हूँ कि मेरा नाम क्लियर हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं है कि मुझे काम मिल जाए, तो मेरा काम देकर ही काम मिलेगा मुझे, और वो वही है कि ऊपर वाला ही देगा। ये बेनिफिट ये नहीं है, बेनिफिट ये है कि मैं मेरी फैमिली से दूर हो रहा हूँ, ये मैं उसकी तरफ लीगल स्टेप भी लेने वाला हूँ। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए किया गया है कि भाई मेरे फैमिली वालों मेरे पीछा छोड़ो, और जो मेरा नाम खराब किया गया है वो सच जाहिर हो दुनिया के सामने, इसके लिए किया गया। थैंक यू सर। एक जी